वेलकम एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। पिछले फ्राइडे जो मार्केट आउटलुक में मैंने बताया था, तो वो पहले देख लेंगे कि इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, और फिर नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर्स में, कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं देने वाला हूं। तो पहले देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि मार्केट बेरिश है, लेकिन एक रिलीफ रैली आ सकती है, बाउंस आ सकता है, और बिल्कुल उस हिसाब से मार्केट में निफ्टी ने, इंडेक्स ने इस हफ्ते रिलीफ रैली दी है और मार्केट ने बाउंस किया है। तो पिछले हफ्ते जो निफ्टी का जो क्लोजिंग था 350 के करीबन, सो इस हफ्ते निफ्टी का क्लोजिंग है 15,700 जो आज क्लोज हुआ है, और एक बाउंस हमें देखने को मिला है। तो आगे कैसा रहेगा उसके बारे में पहले निफ्टी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग निफ्टी का अगर व्यू देखेंगे तो आरएसआई जो है वो 40.50 है, मतलब 40 से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो 40 के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार यहाँ पे प्रीवियसली निफ्टी ने 40 के नीचे दिया था और उसके बाद में वापस से उसने बाउंस किया। वैसे ही पिछले हफ्ते भी निफ्टी का आरएसआई जो था वीकली वो 40 के नीचे था और इस हफ्ते 40 के ऊपर आ गया है। तो निफ्टी का आरएसआई जो है वो बिलो 40 सस्टेन नहीं कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सेकेंड, अगर हम लोग डेली अगर निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी डेली में जो आरएसआई जो बिलो 40 सस्टेन था, तो इस हफ्ते अभी 40 के ऊपर आ गया है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि निफ्टी में अभी भी और भी बाउंस होने की जगह बची है और भी बाउंस आ सकता है। लेकिन लॉन्ग रन के लिए अभी भी उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी यहां से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। अगर हम लोग और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें 75 मिनट्स में, तो बिल्कुल मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि निफ्टी 15,750 का रजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे और उसके ऊपर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय पोजीशंस में आएंगे। तो आज जो निफ्टी का जो हाई था वो एग्जैक्टली 749.25 का दिया है, मतलब 750 पे वो आज रुका है। अगर मंडे को या नेक्स्ट वीक अगर 750 यहाँ पे क्रॉस होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे बाइंग करना है हमें, और बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, तो उसके बारे में भी हम लोग बाय करेंगे। निफ्टी में अगर 750 अगर क्रॉस नहीं करता है और यहां से अगर वापस से अगर नीचे आता है, तो अगर 350 अगर ब्रेक होता है, निफ्टी का लेवल अगर 350 अगर नीचे में ब्रेक होता है, तो हम फ्रेश सेलिंग यहां पे करेंगे और यहां पे एक वापस से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी 15,200 भी अगर ब्रेक कर लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एग्रेसिव सेलिंग देखेंगे। अगर 15,200 के नीचे निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा, सो 15,350 शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्गर रन के लिए 15,200 अगर नीचे में ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे और भी डाउन साइड निफ्टी में हम लोग देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर 750 अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ पे जो गैप जो बना है बड़ा, तो यहाँ पे वो फिल करने की वो कोशिश जरूर करेगा। यहाँ पे जो गैप का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है करीबन 950 के आसपास का। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी था जो मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी किया था। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है 600 के लेवल के ऊपर। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि फ्राइडे आउटलुक में हम लोग सिर्फ वीकली हम लोग एक बार आते हैं यहाँ पे और मार्केट आउटलुक के बारे में बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रनिंग वीक में ही हमारा व्यू चेंज होता है। रनिंग वीक में ही बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज होती है, तो वो आप लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने जो ट्विटर हैंडल जो है हमारा,
वो ट्विटर हैंडल की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर की गई है। तो आप लोग ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए, क्योंकि ट्विटर पे मैं डेली अपडेट्स यहाँ पे देता हूं। अगर मैं यहाँ पे आपको ट्विटर हैंडल मेरा दिखा देता हूं, सो ये है मेरा ट्विटर हैंडल, और डेली में मैं यहाँ पे अपडेट्स देता हूं कि कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है, कौन से इंडेक्स में क्या लगता है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। जैसे पिछले वीक ही हमने मारुति में बाय कॉल दिया था। मारुति में 7,000 8,025 का लेवल था। मारुति में यहाँ पे मैंने स्ट्रांगली बोला था कि वंस ब्रेक रेजिस्टेंस विल सी मोर अपसाइड। और मारुति का स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये लेवल से करीबन 300 से 350 इसी हफ्ते यहाँ पे ऑलरेडी अप हो चुका है। वैसे ही मैंने बोला था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मैंने बोला था यहाँ पे M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर लुकिंग स्ट्रॉन्ग, बाय अबाउ 1000, स्टॉप लॉस 980। सो यहाँ पे 1000 पे ऑलरेडी हमने इसी हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को हमने बाय किया, और इस हफ्ते का आज का क्लोजिंग है 1070। तो 7% की मूव इसी हफ्ते ऑलरेडी महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आ गई है। तो ट्विटर में जो भी आप लोग ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए, तो जो भी डेली अपडेट्स जो भी रहेंगे, जहां भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो वो आपको यूजफुल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी 15 मिनट्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मैंने जो ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल भी यहाँ पे पोस्ट किया हुआ था, और ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद 120 पॉइंट्स का निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे अपडेट्स है यहाँ पे। ऑलरेडी सीजी पावर में बोला हुआ है डेली यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट है 180 के आसपास, जो आज का क्लोजिंग है 187 का। तो बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे वोल्टास में डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। सो ये ट्विटर हैंडल को आप फॉलो करिए, उसकी जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप लोगों डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से, क्योंकि रोज फेसबुक लाइव पे आके रोज मार्केट आउटलुक देना पॉसिबल नहीं है। सो ये ट्विटर हैंडल के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट सी जो मैंने आपको दे दी। सो अभी हमको ओवरऑल निफ्टी में व्यू बहुत ही क्लियर है कि हमें अगर 750 अगर ब्रेक होता है तो हमें बाय करना है। अगर ये ट्विटर हैंडल की पोस्ट के ऊपर अगर किसी ने 600 पे ही अगर बाय किया है, जैसे हमने 600 के ब्रेकआउट पे ही बाय कर लिया है ऑलरेडी, तो उन लोगों को 750 के ऊपर और भी पोजीशंस और भी बाइंग बिल्टअप करने की मेरी एडवाइस रहेगी। अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अगर पहले ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद में स्टॉप लॉस 600 का रहेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 500 का। सो ये बात हो गई निफ्टी की। वैसे ही बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देख लेते हैं, सो पहले निफ्टी में और एक अपडेट है। जैसे निफ्टी में हम मेरे को लगता है कि 950 का लेवल टच होना चाहिए। तो अगर सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग उसको टारगेट अगर फाइंड आउट करेंगे, तो टारगेट अगर यहाँ पे बिल्कुल 920 से लेकर के 950 के बीच में यहाँ पे हमें टारगेट मिल रहा है। सो सॉफ्टवेयर भी यही इंडिकेट कर रहा है, हमारा जो टेक्निकल जो एनालिसिस है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो निफ्टी में हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक इस लेवल को देखने को हमें मिलेंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आगे कैसा रहेगा। सो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको ओपन कर देता हूं। सो बैंक निफ्टी में भी व्यू सिमिलर ही है। वीकली अगर देखेंगे तो बिलो 40 टच होके वापस से ऊपर आ रहा है, कॉन्स्टेंटली बिलो 40 आरएसआई जो है वो टच होके वापस से ऊपर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि बिलो 40 यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। सो अगर बिलो 40 अगर सस्टेन होता है ना, तो मार्केट पूरा बेरिश हो जाएगा। लेकिन बिलो 40 सस्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर डेली अगर हम लोग देखेंगे तो डेली में भी आरएसआई अबव 40 ऑलरेडी आ चुका है। सो पहले आरएसआई था बिलो 40 सस्टेन था, तो बेरिश था, तो अभी बेरिश में से न्यूट्रल आ रहा है आरएसआई, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर 15 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम देखेंगे, तो आज ही मैंने ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मैंने ऑलरेडी
600 के आसपास का बाय कॉल भी जनरेट किया हुआ है, 450 का आई गेस स्टॉप लॉस भी है। और यहाँ पे भी हमें है शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप जो है वो गैप बहुत बड़ा है, ये जो गैप है वो बहुत ही बड़ा है। तो ये गैप को फिल करने की वो कोशिश 100% मेरे हिसाब से करना चाहिए। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम काफी हद तक व्यू जो है हमारा वो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सेक्टर्स वाइज क्या लगता है। सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, तो ये एनालिसिस होने के बाद या मेरा व्यू शेयर हो जाने के बाद आप लोगों के क्वेश्चंस भी मैं एड्रेस कर लूंगा। सो अब बात करते हैं सेक्टर वाइज। तो सेक्टर्स में आज भी ऑटो सेक्टर, जो हम पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं कि ऑटो सेक्टर्स में जान है, क्योंकि ऑटो सेक्टर सबसे स्ट्रांग है मार्केट में। और इस हफ्ते ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है सारे 5%, 7%, 8% सारे स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। जैसे मारुति अगर हम लोग देखेंगे तो मारुति का जैसे ही मारुति का ब्रेकआउट आया, जो 2 हफ्ते पहले ही मैंने शेयर कर दिया था कि मारुति का ब्रेकआउट लेवल जो है 80, यस यहाँ पे 8070, 8080 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल था, और आज का क्लोजिंग है 8363। जैसे M&M, जैसे हमने कॉल दिया था 1000 पे, जैसे ही हमको एंट्री मिली, तो ऑलरेडी यहाँ पे M&M में भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है और आज का क्लोजिंग है 1072। सो यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स में और भी जान लग रही है और भी तेजी लग रही है ऑटो सेक्टर्स में। तो जहां भी डीप मिले हमें ऑटो सेक्टर्स में ध्यान देना है। वो छोड़ के ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है कि डिफेंस प्ले करना है, तो एफएमसीजी जो स्लो मूविंग रहेगा, लेकिन एफएमसीजी में इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, तो एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स में हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की, कि ये ऑटो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो तो ऑलरेडी हमारी बकेट लिस्ट में है, लेकिन वो छोड़ के कौन से स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में हम बाय कर सकते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछले हफ्ते जो मैंने शॉर्ट कॉल दिया था इंडसइंड बैंक का, उसने कैसे रिएक्ट किया है। ऑलरेडी 810 के आसपास का जो शॉर्ट कॉल जनरेट था, उसने इस हफ्ते जो लो किया है वो 765 का था, तो करीबन 5 to 7% का डाउनवर्ड ऑलरेडी इस हफ्ते हमें देखने को मिला। वो छोड़ के एक्सिस बैंक का भी शॉर्ट कॉल हमने दिया था कि 625 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हमें सेल करना है, लेकिन वो 625 के नीचे जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है, तो अभी भी हम वेट एंड वॉच करेंगे। जिस दिन 625 के नीचे सस्टेन हो गया उस दिन उसमें भी हम लोग वापस से शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चार्ट अभी भी वीक है, डेली आरएसआई बिलो 40 सस्टेन है, तो एक्सिस बैंक में बाय तो करना ही नहीं है। सो ये काफी क्लियर है। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट जो पिक रहेगा वो रहेगा अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज में ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले शायद किसी ने पूछा था, और इलियट व्यू के हिसाब से मैंने अपना व्यू भी शेयर किया था, वापस से आज कर लेता हूं मैं। अगर इलियट व्यू के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 4th वेव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे ये 3rd वेव है और 4th वेव का ये करेक्शन है, और हम लोग 5th वेव में जाएंगे ऐसा लग रहा है। सो 4th वेव और 5th वेव में जब हम जाएंगे तो उसमें भी यहाँ पे 1 और 2 2 वेव ऑलरेडी बन चुकी है, और हम 3rd और 5th हम लोग जाएंगे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बिलो 2000 ऑन क्लोजिंग बेसिस वो स्टॉप लॉस रहेगा। आज का क्लोजिंग है 2160 का, सो आई गेस 5-7% की रिस्क है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल काफी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट पिक जो रहेगा वो अदानी एंटरप्राइज रहेगा। सेकेंड पिक जो वोल्टास का रहेगा वो ऑलरेडी ट्विटर पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन मिला है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ चुका है। सो ये है पैटर्न जो है वो है रिवर्सल पैटर्न, तो उसका जो टारगेट जो रहेगा वो उतना फास्ट शायद ना आए, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। हो सकता है हमें थोड़े स्लो मूविंग स्टॉक्स हो सकता है, या टारगेट के लिए थोड़ा वेट करना पड़े। सो यहाँ पे वोल्टास अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए
अगर किसी को लेना है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। सो वोल्टास ऑलरेडी 980 के आसपास हमने बाय किया हुआ है और उसका जो स्टॉप लॉस जो है वो है 925 930 के आसपास का उसका स्टॉप लॉस है। सो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक वोल्टास का स्टॉक्स निकल के आ रहा है। और एक स्टॉक्स है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। ओके, सो यहाँ पे जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो चार्ट नजर आ रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट के बिल्कुल करीबन है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही नजदीक है। 1260 के करीबन का ब्रेकआउट है और आज का क्लोजिंग है 1245। और एक यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है 1300 के आसपास। अगर ये पार हो गया तो लॉन्ग टर्म के लिए भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले एक महीने में, 1.5 महीने में जो हमने इंडेक्स में जो गिरावट देखी है निफ्टी में, जैसे ही मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर लेता हूं। सो निफ्टी में ये जो गिरावट है, मतलब 4 अप्रैल से ये जो गिरावट आई है निफ्टी में, और वो अगर कंपेयर करेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट से तो उसमें कुछ भी गिरावट नहीं है। जैसे ये 4 अप्रैल का अगर रेट है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे, सो यही लेवल पे आज भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट खड़ा है। तो निफ्टी और इंडेक्स इतना करेक्ट होने के बावजूद आज भी ये स्टॉक्स वही लेवल पे है। तो आगे चल के अगर तेजी आएगी, अगर मार्केट संभलेगा, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देना है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है। वो छोड़ के ऑलरेडी ऑटो सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है। ऑटो सेक्टर्स अभी भी मैं बोल रहा हूं यहां से भी बहुत पोटेंशियल लग रहा है ऑटो सेक्टर्स में। इवन मैंने तो एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ऑटो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रख दिया है। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है उसका जो फ्यूचर है, 6 महीना 8 महीने का जो फ्यूचर लग रहा है। अगर मार्केट में कोई बड़ा कुछ रीजन नहीं आता है तो फिर इसमें ऑटो सेक्टर्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इवेंट होता है, अगर कुछ और भी कुछ वॉर एक्सीलेट होता है या वापस से कुछ पेंडेमिक जैसा हमें नजर आता है तो कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ऑटो सेक्टर्स बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो अभी जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो ये जो भी क्वेश्चंस है वो स्पॉट के हैं या फीचर्स के हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जो है वो फ्यूचर का लेवल है। यहाँ पे 15 मिनट्स का जो चार्ट है और ये जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हो रही है, सो ये जो लेवल जो है बैंक निफ्टी का वो है फ्यूचर का लेवल। सेकेंड, निफ्टी में जो है, सॉरी, सो निफ्टी का जो लेवल है वो भी फ्यूचर का ही लेवल है, कैश का लेवल नहीं है। दोनों में फ्यूचर का लेवल है। सो आई गेस निफ्टी कुछ तो 10 12 15 पॉइंट प्रीमियम चल रहा होगा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी फ्यूचर का लेवल है। वोल्टास जो मैंने बोला वो कैश का लेवल है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार और ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे कैश का लेवल है क्योंकि वोल्टास का जो फ्यूचर है वो शायद डिस्काउंट में चल रहा है। 10 या 15 रुपीज का डिस्काउंट ऑलरेडी वोल्टास के फ्यूचर्स में है। अगर नेक्स्ट मंथ फीचर्स आप देखेंगे तो वो 10-15 रुपया डिस्काउंट में है। तो ये जो लेवल जो है वो फ्यूचर का लेवल है पूरा। और एक सीजी पावर का भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सीजी पावर जो मैंने शेयर किया था, यहाँ पे परफेक्टली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है और आज हमें ब्रेकआउट मिला है। तो सीजी पावर में भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी लग रही है। और उसका जो अल्टीमेट जो पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट है वो आएगा उसका 150 और 220। 70 रुपया ऊपर यहां से 180 और 70, 250 का सीजी पावर में अल्टीमेट टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, टाटा पावर में क्या कर सकते हैं। टाटा पावर का चार्ट ओपन कर देता हूं।
सो टाटा पावर में यहाँ पे हमें कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। मार्केट अगर बाउंस करेगा तो हो सकता है उसके साथ साथ में बाउंस हो जाए, लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं दिख रहा है। उसका अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वो भी नेगेटिव है, डेली चार्ट भी नेगेटिव है। स्मॉलर टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। सो जी हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिक्कत नहीं लग रही है। तो यही है कि ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब ओवरऑल जो निफ्टी में थोड़ा सा जो और भी बाउंस जो लग रहा है वो हिसाब से टाटा पावर में हो सकता है और भी वापस से थोड़ा सा हमें बाउंस देखने को मिले, लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा जैसे ऑटो सेक्टर जैसे आउट परफॉर्म कर रहा है वैसे नहीं लग रहा है टाटा पावर में। डीमार्ट और रिलायंस फॉर लॉन्ग टर्म, सो यहाँ पे देख लेते हैं टेक्निकली डीमार्ट कैसे लगता है। सो डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट। सो लॉन्ग टर्म के लिए डीमार्ट का स्टॉक्स अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, और भी ये नीचे आ सकता है, करेक्शन ऑलरेडी उसका चालू है, बाउंस आएगा लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। जिस दिन अगर ये 4000 क्रॉस करेगा उस दिन हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन इस लेवल पे डीमार्ट के स्टॉक्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। रिलायंस में बात कर लेते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि आज जो मार्केट में जो वीक जो है स्टॉक, जो हेवी वेट है वो रिलायंस है। रिलायंस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था कि जो 2850 का ये जो हर्डल है, यहाँ पे हर्डल वो अगर क्रॉस करता तो यहाँ पे हमें नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलता, लेकिन ये हर्डल उसने क्रॉस नहीं किया और यहाँ से नीचे आ रहा है। तो रिलायंस का स्टॉक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आ चुका है। सो इग्नोर करिए, रिलायंस के स्टॉक्स में भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो वीकली चार्ट पे उतना कुछ दिख रहा है और डेली चार्ट तो उससे भी वीक है। सो वेट एंड वॉच करिए। ओके, यहाँ पे कैश के जितने भी स्टॉक्स है, कैश के स्टॉक्स में पिछले 2 दिन में अच्छी सी रिकवरी आ रही है। यहाँ पे रेणुका शुगर्स का चार्ट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ एक मेरे तरफ से एक इनपुट्स में दे रहा हूँ, छोटे छोटे नगेट्स दे रहा हूँ आपको, छोटी छोटी आइडियाज दे रहा हूँ कहाँ पे आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे 40 to 50 के बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में अभी है। सो इतना करेक्शन आने के बावजूद भी ये स्टॉक्स में बड़ी कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है। सेकेंड, जो वीकली जो उसका जो कप जो है वो कप यहाँ पे बना है, करीबन 10 साल का कप है। तो यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग रन के लिए एज पर इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे रेणुका शुगर्स काफी अच्छा लग रहा है। सो हीरो मोटो को जी बिल्कुल, तो हीरो मोटो डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा क्योंकि ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो वीकली चार्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो रहा है। डेली चार्ट की अगर बात करेंगे तो डेली चार्ट का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव हो रहा है, आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है। आरएसआई जो है 65 पे है, यहाँ पे एक हर्डल है, अगर वो हर्डल अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन हीरो मोटो में एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि हर्डल उसको हर रेंज में उसको हर्डल्स है, उसको हर एक रेंज में हर्डल्स आएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे अपमूव आएगा लेकिन उतना स्मूथ ना है जितना स्मूथ हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा में देख रहे हैं कि वो रुक ही नहीं रहा है 890 पे। फर्स्ट मेरा जो रिकमेंडेशन था वो 890 पे था, आज है 1070। तो जैसे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो स्मूथली जा रहा है, टीवीएस मोटर जिस हिसाब से स्मूथली जा रहा है, तो हो सकता है हीरो मोटो को उतना स्मूथली ना चले हर्डल्स होके। जैसे वैसे ही टाटा मोटर्स का स्टॉक भी है, उतना स्मूथली नहीं जा रहा है।
मार्केट के साथ साथ वो रिएक्ट कर रहा है। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये जो टाटा मोटर्स का जो स्टॉक्स है वो उतना स्मूथली नहीं जा रहा है। तो जो अगर स्मूथली नहीं जा रहा है तो उसको वेट एंड वॉच करिए। जो परफॉर्म कर रहा है उसमें अगर ध्यान देंगे, उसमें अगर ट्रेड करेंगे तो आपको वो इजी मनी हो जाएगा, आपके लिए वो ट्रेड इजी हो जाएगा और आपको एम टू एम लॉस देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। सो बिल्कुल, तो हीरो मोटो में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन वन साइड ऊपर जाएगा ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। जैसे मारुति ने जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है, सो उसने जो परफॉर्म किया है। और मारुति में और एक खास बात क्या थी, जब ये ब्रेकआउट जब मैंने पोस्ट किया तब हमारा जो मास्टर सेटअप जो है उसमें यहाँ पे स्क्वीज थी। तो बहुत सारे लोग अब स्क्वीज के बारे में ऑलरेडी जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो ऑलरेडी मारुति के स्टॉक्स में यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में स्क्वीज थी। तो ऑलरेडी सबको पता है जब भी स्क्वीज सेटअप जब भी बनेगा तब जो मूवमेंट आएगी वो एग्रेसिव आने वाली है, उसका जो मूवमेंट रहेगा वो रॉकेट की तरह जाने वाला है। तो वो सबको पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। ऐसे सिस्टम ट्रेडिंग सेटअप्स, मास्टर सेटअप, ये सब सीखना जरूरी है, ताकि आपका जो ट्रेड है वो कितना एक्यूरेसी से बाहर आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर ऑफ ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर ब्रॉडर मार्केट अगर पिक्चर की बात करेंगे तो हमारा जो मास्टर सेटअप जो 2 है वो उसके ऊपर सिर्फ रिलायंस छोड़ के कोई भी स्टॉक्स में सेल पोजीशन नहीं है, सिर्फ रिलायंस अंडर परफॉर्म है। 7 से 8 स्टॉक्स में ऑलरेडी बाइंग पोजीशन क्रिएट हो चुकी है और बाकी सारे न्यूट्रल है। तो व्यू बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज या साइडवेज टू अप जाने वाला है। लेकिन हमारा एक ही कंसर्न है कि 750 का जो हर्डल है अगर वो अगर क्रॉस कर देता है, उसके बाद में हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से वापस से और 200 रुपए की यहाँ पे मूवमेंट हमें मिलेगी और 200 पॉइंट निफ्टी में बाय साइड के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस मिलेंगे, वापस मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। लेकिन पूरे वीक में अगर आपको टच में रहना है तो ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए, उसके ऊपर डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको व्यू मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीक हम वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।